फिरहाद हकीम ने कल बंगाल असेंबली में बागी गुट के जो दो बड़े नेता हैं, संदीपन साहा और ये ऋतुव्रत बैनर्जी जिनको आप सुन रहे थे, इन दोनों से मुलाकात की। बल्कि संदीपन साहा उनको इनके चैम्बर में जाकर के लेके गए मुलाकात करवाने के लिए ऋतुव्रत बैनर्जी के। तो वहां से ये खबरें उड़ी, क्या बॉबी हकीम भी जो है वाला बदलेंगे? बॉबी हकीम को जरूरत नहीं थी ना, इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने? वैसे मेयर थे कोलकाता, वहां पर जो उसकी जरूरत नहीं थी ना कोलकाता से इस्तीफा देने की। उन्होंने वहां पर पूरा उसको डिसॉल्व कर दिया वहां पर जो कॉर्पोरेशन को। उसके बाद पर मतलब ये सीरियस बात ये है कि फिरहाद हकीम जो है उन्होंने ममता बनर्जी को इलेक्शन लड़वाया इस बार, उन्होंने और उनकी बेटी ने। नहीं, फिरहाद हकीम ने तो ये कहा, अभिषेक के बाद सबसे अभिषेक से भी फिरहाद हकीम ने तो अभिषेक से भी ज्यादा ट्रस्टेड आदमी है। ममता बनर्जी इन्हीं के बूते पे पूरा इलेक्शन लड़ती थी अपना। फिरहाद हकीम जो है वहां पर जो पूजा पंडाल है उनके पूरा ऑर्गेनाइज करते थे। ममता बनर्जी का इलेक्शन देख रही थी शायद, बेटी भी खुद भी, दोनों जो है ममता का इलेक्शन देख रहे थे। वहां पर ममता बनर्जी के जो दुर्गा पूजा वगैरह होती है उनका सारा पंडाल का जिम्मा इनके पास होता है, सब कुछ इनके क्या पास। लगता है? नहीं, आपको एक जानकारी मैंने दी थी शायद जब चुनाव हो रहे थे कि फिरहाद हकीम ने कहा था ममता बनर्जी को कि वो चाहें तो उनकी सीट से लड़ सकते हैं क्योंकि वो सबसे सेफ सीट है। क्या पलटेंगे ये भी? देखिए, इस तरह के नेताओं की कोई आइडियोलॉजी होती नहीं है, तो सिर्फ पैसों के लिए सत्ता में आते हैं। मेयर रहते हम आप पैसा बनाया, नगा ने इनके पास ही सरकार में ममता बनर्जी थी तो कोई पूछने वाला नहीं था, तमाम तरह के गैर कानूनी काम करके हम आप संपत्ति बनाई। अब इन्हें पता है कि सरकार बदल गई है, कलकत्ता म्यूनसिपल कमिश्नर अब दूसरे आ गए, अब सरकार नहीं है तो इनकी सारी संपत्तियों की जांच होगी जो उन्होंने फर्जीवाड़ा करके टेंडर दिए होंगे, पैसा बनाया होगा। तो उससे बचने के लिए तो वो ये अख्तियार करेंगे, इसमें कोई गलत नहीं है। उनको अपना पैसा बचाना, उनको कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा या ममता बनर्जी से विरोध नहीं है। उनको तो जिस दिन ममता बनर्जी सत्ता में आएगी, फिरहाद हकीम फिर ममता बनर्जी के साथ आ जाएंगे। ऐसे लोग सत्ता में सिर्फ पैसों के लिए आते हैं और इनका जाना न जाना मुझे लगता है कि बहुत नहीं है। ये लोग अपनी सत्ता के लिए आए, लेकिन हम ममता बनर्जी को मान लेना चाहिए कि भाई उनके अलावा और अभिषेक बनर्जी के अलावा उनके पास कोई सांसद नहीं है। सबको जाता हुआ मान लेना चाहिए और ममता बनर्जी को अपने भविष्य की राजनीति अगर करना है तो उसके हिसाब से नए से संगठन खड़ा करे, नई तैयारी करे लोकसभा चुनाव की, उस पर फोकस करे। अब ममता बनर्जी सांसदों को बचाने के चक्कर में मुझे लगता है अपना समय। दो बयान आए, जो बात आपने कही ना अभी, दो बयान कल आए सारे विपक्ष के नेता और इंडिया गठबंधन के नेता जो कल मीटिंग में मौजूद थे। सर, ये फोटो भी तो रिलीज हुई ना, आप फोटो का भी तो मैसेज समझा कीजिए। ऋतुव्रत बनर्जी सर, ऐसे थोड़ी कोई फोटो रिलीज होती है। सर, मैं नॉर्मल एंकर, आप एडिटर, ये तो फर्क है। नहीं, फोटो रिलीज कोई की जा रही है। फोटो रिलीज हुई है, हाँ। फोटो रिलीज हुई है फिरहाद हकीम की। फोटो ना आती तो मान लेते हैं। 70 मिनट तक फिरहाद हकीम और इनकी फोटो आई है तो मतलब फोटो का मतलब 70 मिनट बहुत होता है कि क्या बात। कल भी वो फोटो रिलीज की गई थी ना, मैंने आपको कहा कि भूपेंद्र यादव जी की बात तय होगी तो फिरहाद हकीम जी पे नजर रखनी पड़ेगी। मैं आपको दो बयान बता रहा था, यही बात हुई क्योंकि ये सब इसको शिवसेना मॉडल कह रहे हैं कि वे एकनाथ शिंदे की जैसे पार्टी ले गए। तो ये संजय राउत से उद्धव ठाकरे के सेनापति से बात हुई रिपोर्टर्स की, तो उन्होंने कहा सब कह रहे हैं शिवसेना की तरह हो गए। उन्होंने कहा ना नहीं, बेसिक अंतर है शिवसेना में और ममता और टीएमसी में। उन्होंने कहा अंतर यह है कि हमारे जो लोग गए वो गए, हम इनके पीछे कभी नहीं भागे। और मैं ममता जी से कहूंगा इनके पीछे मत भागो, जो समीप जी कह रहे हैं, जो गया गया, इसके पीछे मत जाओ, अपनी पार्टी खड़ी करो। हम जैसे भी हमने अपनी पार्टी खड़ी कर दी। दूसरा बयान और इंटरेस्टिंग था डी राजा का सीपीआई के। सीपीआई इंडिया गठबंधन की पार्टी है, बंगाल में ठीक है वो ममता के खिलाफ लड़ते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये हो रहा है तो ममता बनर्जी सबसे पहले ये सोचें कि आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है विचारधारा, क्या कमिटमेंट है आपके लोगों की, किस विचार के प्रति समर्पित हो। यह जवाब मिल जाएगा तो मामला ठीक भी हो सकता है, और अगर ये जवाब नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कि ये तो होना ही था। देखिए, ममता बनर्जी की जो इमेज रही है ना, बंगाल की शेरनी, जुझारू, सड़क की नेता, संघर्षशील, तो थोड़ा कटु लग सकती है मेरी टिप्पणी, लेकिन सच ये है कि ममता बनर्जी की राजनीति अब 1998 से देख लें तो सत्ता उनका साध्य रही है, बाकी सारी चीज़ें साधन बनी है। कांग्रेस में थी, कांग्रेस में उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे लेफ्ट फ्रंट से लड़ने नहीं देते हैं। प्रणब मुखर्जी तरीके जैसे जो नेता हैं दिल्ली में बैठे हैं, उनकी लेफ्ट फ्रंट से साठगांठ है। बल्कि अंदर खाने उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस लीडरशिप की भी लेफ्ट फ्रंट से साठगांठ है, क्योंकि समय समय पर राष्ट्रीय राजनीति में उनको वाम दलों की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाई और अलग पार्टी बनाने के बाद वो एनडीए में भी रही बीजेपी के साथ, यूपीए में भी रही कांग्रेस के साथ, चुनाव भी गठबंधन में लड़ा, और अब जब चुनाव हार गई तो उन्होंने फिर सबसे साथ आने का आह्वान कर दिया, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो या बाकी दल हो। कुल मिलाकर ये सवाल तो बिल्कुल सही है। ममता बनर्जी नहीं, जितने क्षेत्रीय दल हैं
उन सबको ये आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि आखिर उनकी विचारधारा क्या है। लेकिन अब बड़ा सवाल, अभी समीर जी कह रहे थे आइडियोलॉजी, शायद उसके फराद हकीम के बारे में, सच एक राजनेताओं की या राजनीतिक दलों की टोटल आइडियोलॉजी, एक्सेप्शन हो सकते हैं कहीं, बीजेपी जैसी पार्टियां हो सकती हैं क्योंकि उनके पीछे आरएसएस की पुरानी विचारधारा है, उससे कमिटमेंट है, या लेकिन ज्यादातर दलों नेताओं की विचारधारा सिर्फ सत्ता है, पावर, इसके अलावा कोई विचारधारा नहीं है जी ठीक। बाकी सब रास्ते हैं। कम से कम बंगाल में तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टीएमसी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अभिषेक बैनर्जी को तीसरा समन मिल गया है सीआईडी से, जो फेक सिग्नेचर वाला मामला हुआ लोकसभा विधानसभा में। 2 समन, पहला समन पे वो गए नहीं, दूसरे समन पे उन्होंने कहा, उससे पहले उनके साथ वो मारपीट कांड हो चुका था तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और अब तीसरे समन पर उन्होंने ये कहा कि मैं दिल्ली में किसी वजह से कोलकाता में नहीं हूँ, कल वो इस बैठक के लिए दिल्ली आए हुए थे, तो तीसरे समन पर भी वो नहीं गए। कल इनके घर सीआईडी फिर पहुंच गई है, तीसरा समन जो है उनको दिया जा चुका है। अब ये हाईकोर्ट चले गए हैं, लेकिन कभी ना कभी तो इनको फेस करना पड़ेगा। राहुल जी देखिए, जो मामला है इसमें जो शोभन देव चट्टोपाध्याय, उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने के लिए जो चिट्ठी दी गई, और जिसके बाद जो है जो रेबल हैं इस वक्त, मैं अभी रेबल ही बोलूँगा, ऋताबर्ता बनर्जी और एक संदीपन साहा, इन लोगों की कंप्लेंट के बाद ये सारा जो है मामला उठा। नेचुरली अब सीआईडी उसकी जांच कर रही है, और कल जो अभिषेक बनर्जी है वो भागे फिर रहे हैं, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उनको ये जांच जो है उसके सामने आना तो पड़ेगा ही, चाहे वो कोर्ट जाएं या किसी भी तरह से करें, लेकिन जाना सीरियस है ये मामला, बिल्कुल सीरियस है। अगर उन्होंने जो है ये सिग्नेचर फेक किए हैं तो मामला बिल्कुल सीरियस है। ठीक। एक तस्वीर और देख लीजिए आप, वो फालता वाला जहांगीर खान, वो नेपाल बॉर्डर से कल पकड़ा गया था, जिसने वोटरों को डराया धमकाया था, वहां रीपोल करना पड़ा, और उसकी कोर्ट के अंदर पेशी हुई है। एक तो ये उसकी तस्वीर है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट तस्वीर और दूसरी ये रहे, वो जो झुकेगा नहीं पुष्पा। दूसरी एक तस्वीर, इसका जो ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर लोकल्स ने जिस तरीके से जाकर के अपना गुस्सा निकाला, उसको भी आप एक बार देखिए। जिसका लगभग आतंक था जिस आदमी का, यह हाल हुआ सत्ता पलटने के बाद। एक बार पूरे स्क्रीन पर दिखा दीजिए इसको, मेरी आवाज भी सुना दीजिए। ये भी बंगाल के अंदर हो रहा है। ये सिलसिला मतलब नाराजगी का अभी खत्म नहीं हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूं। अरे कब तक चलेगा? लेकिन अभी जब तक ये सेटल ना हो जाए, ये जो ग्रुप सेटल हो जाए विधानसभा में, फिर लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, तो फिर तय हो जाए कि पार्टी किस स्थिति में। थोड़ा सा लगेगा टाइम, गुस्सा निकल रहा है, उसके बाद सेटल हो जाएगा। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा वक्त इसमें लगने वाला है। कुछ छूट भी मिली हुई है, नहीं तो किसी के घर में जाकर आप कैसे तोड़फोड़, किसी के ऑफिस में जाके कैसे तोड़फोड़ करोगे? गुस्सा हो सकता है, गुस्सा होगा, लेकिन आपको किसी की इजाज़त मिल जाएगी आपके दफ्तर में तोड़फोड़ करने की, तो वो सब भी हो रहा है। लेकिन ये गुस्सा मैं समझता हूँ जितना जल्दी रिलीज हो जाएगा, खत्म होगा, फिर कभी इसको दिस शुड एंड, ये बात सही है, ठीक है। लोगों की नाराजगी भी अगर है तो जायज़ आपने ठीक कहा। अब इस पर रोक लगाने वाले काम भी जो है होने चाहिए।